हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। एसएससी सीपीओ 2023 की आपकी वैकेंसी आउट हो चुकी है और उसके फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो गए थे और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है। 4 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, तो सिर्फ 2 महीने का टाइम आपके पास बचा है। जुलाई आज ख़त्म हो चुकी है और अगस्त और सितंबर 2 महीने में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन एकदम कन्फर्म हो जाए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी सीपीओ और दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। और साथ ही अगर आप एसएससी के बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 की लास्ट 60 डेज़ के स्टडी प्लान के बारे में। आपको कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है जिससे आपका ये स्कोर इंक्रीज़ हो जाए। आज मैं आपको दो कैटेगरी के लोगों के बारे में बताने वाला हूँ, एक तो बिगनर्स के बारे में और एक नॉन बिगनर्स के बारे में, कि बिगनर्स को क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और नॉन बिगनर्स को किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि बिगनर्स जो है अभी तक उनका सिलेबस हो सकता है कंप्लीट ना हुआ हो, तो उनके लिए एक अलग चीज़ है। और जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं और रिपीटर्स हैं जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन किसी कारण उनका नहीं हो पाया, अब दोबारा देंगे, तो उनके लिए एक अलग स्टडी प्लान है। और लास्ट के 2 मंथ में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना उसके बारे में बात करने वाले हैं। और सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान की आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बिगनर्स की बात करें, बिगनर्स को क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे आपको आगे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी अगर आप कोचिंग ले रहे कहीं से या फिर आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हैं या फिर आपने ऑनलाइन कोई बैच खरीद रखा है, तो पहले आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आप एक दिन में ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है आप वैसे अपना सिलेबस कवर कीजिए। साथ ही आप यूट्यूब से भी अपनी क्लासेस अटेंड कर लीजिए, जो उनसे भी टीचर का आपको समझ में आता है आप उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी ख़त्म हो। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है, मतलब आपको कुछ नहीं पता, नॉर्मल आपने पहली बार ही कोई फॉर्म भर रहे हो आप, तो फिर आप अपना जैसे आपको सही लग रहा वैसे पढ़ लीजिए। क्योंकि अभी आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको अपने आप चीज़ों का पता लग जाएगा। लेकिन जो बच्चे आधा सिलेबस कवर कर चुके हैं, 50% सिलेबस कवर हो चुका है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अपना यूट्यूब से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ ही जहाँ पर आप कोचिंग ले रहे हैं वहाँ से ही पढ़ लीजिए। क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपका पूरा फोकस आपका सिलेबस कवर करने पर होना चाहिए, चाहे आप जैसे मर्जी कवर करें। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि यूट्यूब से आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरा, आपको मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, चाहे आपने 50% सिलेबस कवर किया हो या ना किया हो, आप बिल्कुल बिगनर ही क्यों ना हो, क्योंकि मॉक टेस्ट देने में कोई बुराई नहीं है। फ्री में मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं, ग्रेड अप से लगा सकते हैं, या फिर और भी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, रोज़गार विद अंकित अंकित भाटी सर के, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। और एग्ज़ामपुर वगैरह इन सब ऐप से आप डाउनलोड करके और अपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। जो बच्चा सेलेक्ट होता है उससे आप पूछेंगे तो मॉक टेस्ट ज़रूर देगा। ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं एक दिन में 2-2 3-3 मॉक टेस्ट भी देते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा आप 2-2 3-3 दीजिए, बेशक आप 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दो, लेकिन मॉक टेस्ट आपको ज़रूर देना है, क्योंकि इसी से आपको पता लगेगा कि आपका कौन सा एक वीक पॉइंट है, कौन सा आपकी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तीसरा, अगर मैं बात करूँ तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको अटैम्प्ट करने हैं। ये भी आपके उतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एसएससी का ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे देते हैं। तो अभी सीपीओ का हाल ही में जो 2022 वाला पेपर हुआ था, आप उसको उठा लो और वहाँ आप अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना शुरू कर दो कॉपी पेन लेकर। आप जैसे यूट्यूब पर देखना कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, जैसे आरबी रेवोल्यूशन जो अपने शुभम जैन सर है उनका आप एनालिसिस देखो, उसके अंदर आप देख सकते हो भाई ये शिफ्ट जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थी, तो आप उसी शिफ्ट को उठा लो कि भाई इस शिफ्ट को करूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल शिफ्ट थी। और फिर सबसे आसान वाली शिफ्ट को उठा लो, उस शिफ्ट का एग्ज़ाम सोल्व करो, तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि आसान और मुश्किल में कितना फ़र्क होता है, कि आसान शिफ्ट में कितना स्कोर आ रहा है मेरा और मुश्किल शिफ्ट में कितना स्कोर आ रहा है। उससे भी आपको पता लगेगा कि अभी आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर करनी है। बिगिनर्स के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए आपका वो होना चाहिए अपने सिलेबस के ऊपर, कि मेरे को भी सिलेबस कवर करना है। और साथ में आपको मॉक टेस्ट भी ज़रूर देने हैं। इन दो चीज़ों पर आपका फोकस होना चाहिए। बिगनर्स को भी इतना ही करना है, जैसे जैसे आप सिलेबस कवर कर लोगे उसके बाद आप
अभी जो मैं नॉन बिगिनर्स के बारे में बता रहा हूँ, फिर आप उस पर फोकस करना, क्योंकि फिर आप बिगिनर नहीं रहोगे, फिर आप नॉन बिगिनर बन जाओगे, आप रिपीटर बन जाओगे फिर, ठीक है। जो नॉन बिगिनर हैं, जो पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं, पहले से उनका सिलेबस कवर है, उनके लिए मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस करना है। आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, आपको ये पता होगा भाई कि मेरे वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो आप अपने वीक पॉइंट को लिख लो सब्जेक्ट वाइज। जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को एडवांस मैथ में दिक्कत आती है, ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को एडवांस लेवल के क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो मुझे पता है भाई मेरे को मैथ में, एडवांस मैथ में फोकस करना है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर। ज्योमेट्री और अलजेब्रा मेरे को आती है, इसलिए मैं उनको अभी नहीं इतना ज़्यादा फोकस करूँगा, ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि अगला पॉइंट मेरा है कि मॉक टेस्ट डेली अटैम्प्ट करो, ठीक है। जिनका सिलेबस कवर हो चुका है उनके लिए एक एडवांटेज है कि उनके पास टाइम ज़्यादा बचा हुआ, मतलब एक तरीके से, तो उस टाइम को यूटिलाइज़ करो आप मॉक टेस्ट देने में। फ्री में मॉक टेस्ट दो, पेड मॉक टेस्ट दो, जहाँ से मर्जी देना भाई, वो आपकी मर्जी, आपको जहाँ से देना वहाँ से दे सकते हो। टेक्स्ट बुक से दो, ग्रेड अप से दो। आपके लाइव टेस्ट भी आते हैं हर रोज़, या फिर आपके 10 नंबर के हो, 15 नंबर के हो, कितने मार्क्स से मॉक टेस्ट हो, आपको ज़रूर देने हैं। बिना मॉक टेस्ट दिए तो भाई बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पता लगेगा आप कितने पानी में हो, ठीक है। उसके बाद आपको PYQ आपको भी अटैम्प्ट करने हैं, और ये तो और भी अच्छा है, आपके मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा अच्छा है कि आप PYQ अटैम्प्ट करो, क्योंकि चाहे CPO CGL हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्रीवियस ईयर के पेपर ही रिपीट होते हैं। अभी CGL की आंसर की भी आपके आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। तो जैसी आंसर की आएगी तो आप CGL के पेपर को सोल्व करना शुरू कर दो, क्योंकि बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में CGL के ही पेपर आपके होंगे, और अभी CHSL के भी आपके स्टार्ट होने वाले पेपर। इतने CPO का एग्ज़ाम होगा, इतने CHSL की आंसर की भी आ जाएगी। तो CHSL की शिफ्ट वाइज क्वेश्चन डाउनलोड करके उनको भी सोल्व करना शुरू कर देना। इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि अभी SSC किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रही है। और अभी इनकी आंसर की आने में टाइम है। अभी आप क्या करो, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसकी आंसर की डाउनलोड कर लो ग्रेजुएशन लेवल की, और ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए आप उनको सोल्व करना शुरू कर दो। आपको आइडिया मिल जाएगा कि लेवल कैसा आ रहा है पेपर का, क्योंकि SSC हर साल अपना ट्रेंड बदलती है, कभी किसी टाइप के क्वेश्चन पूछते, कभी किसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है। वैसे तो प्रीवियस ईयर जैसे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, हल्का फुल्का चेंज आ जाता है। तो अभी आप ये देख लेना कि फेज़ 11 की ग्रेजुएशन लेवल में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आपके CPO में भी पूछे जाने की संभावना होगी उसी लेवल के। तो ये आपको तीन बातें मैं बता चुका हूँ, आपको फोकस जिन पर करना है। दो बातें यहाँ पर कॉमन है, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। फ़र्क इसमें है कि बिगिनर को सिलेबस को कवर करना पड़ेगा, और नॉन बिगिनर को अपने वीक पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। फिर जब ये बिगिनर ये सब चीज़ों पर ध्यान दे लेंगे तो इनको अपने वीक पॉइंट पर फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ कि आपको किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आपको अरिथमेटिक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 50 में से अरिथमेटिक की वेटेज ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू एडवांस मैथ, और अरिथमेटिक स्कोरिंग भी ज़्यादा होता है एडवांस मैथ के कंपैरिजन में। वैसे तो एडवांस मैथ में भी आपके 2-3 गिने चुने टॉपिक है, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वो भी जानना है कि कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो थोड़े टाइम बाद वो भी बता दूंगा आपको कि एडवांस मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी आप अरिथमेटिक पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि अरिथमेटिक की वेटेज ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ GK GS की, तो GK GS में आपको स्टैटिक GK पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आपका स्टैटिक GK और पॉलिटी पर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी से इतने ज़्यादा नहीं बनते, अभी इकोनॉमिक्स से ज़्यादा बनने लग गए क्वेश्चन थोड़े। लेकिन ज्योग्राफी हो सकता है आप थोड़ा, मतलब ज्योग्राफी को थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। स्टैटिक GK और हिस्ट्री और पॉलिटी, यहाँ से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में आपको ग्रामर के रूल याद होने चाहिए। अब वोकेबलरी आप होगे, वोकेबलरी कैसे पढ़े, तो भाई देखो वोकेबलरी आप कितनी पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो चीज़ आती हो। तो उसके लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्रीवियस ईयर के पेपर उठाता हूँ, और वहाँ जो भी आपको बार बार रिपीट होते दिखते हैं वर्ड, जैसे मेरे पास ब्लैक बुक हो वोकेबलरी, तो वहाँ पे जो भी मेरे को दिखता है कि ये बार बार पूछा गया, मैं उसी वर्ड को याद कर लेता हूँ। और कोई इसकी ट्रिक नहीं है वोकेबलरी को याद करने की। आप रूट वर्ड से भी याद करोगे तो रूट वर्ड से मैं याद नहीं कर पाता हूँ, भूल जाता हूँ बार बार। तो मैं तो यही ट्रिक अपनाता हूँ कि जो भी बार बार पूछे गए उनको याद कर लेता हूँ, और न्यूज़पेपर में जो भी नया वर्ड दिखता है उसको देखने की कोशिश करता हूँ। बाकी वोकेबलरी कितनी पढ़ लो उतनी कम लगेगी, हो सकता है कोई नया वर्ड आज आपने कोई पढ़ा ही ना हो।
लेकिन ग्रामर के रूल आप फिक्स, आप उनको याद करके जाओ तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और ये स्कोरिंग भी रहता है, मान लो कोई एरर आपको फाइंड करना है, आपको रूल याद, आप तुरंत फाइंड कर लो कि भाई यहाँ पर एरर है। और अपने जो ईडियम फ्रेजेस है वो याद कर लो, वो भी आसान होते हैं याद करना एज़ कम्पेयर टू सिनोनियम, एंटोनियम और इन सब से। तो मेन फोकस आपको ग्रामर के रूल पर करना है इंग्लिश में, और वोकेबलरी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर फोकस करना है। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट आप नेट पर टाइप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वोकेबलरी फॉर एसएससी सीपीओ, या फिर यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे वोकेबलरी फॉर एसएससी सीपीओ, तो ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी अपना याद कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज भी बता दिया और बिगनर और नॉन बिगनर के बारे में भी आपको बता दिया कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। अगर आप इन सब बातों को ध्यान रखोगे तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। और टायर 1 के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम आपको मिलने वाला है टायर 1 के बाद फिजिकल की तैयारी के लिए। 2022 में भी ऐसा ही हुआ था, 1 महीने से कम का टाइम आपको मिला था फिजिकल के लिए, 10-15 दिन के अंदर ही आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड आ गए थे। अब की बार भी ऐसा ही होने की बिल्कुल पूरी संभावना है। तो अपना रिटर्न के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।